हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है रेशनल नंबर। ये हर तरह के एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। किसी भी तरह का टीचर वाला एग्जाम हो या अदर एग्जाम भी हो, ये काफी कॉमन चैप्टर है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि परिमेय संख्या। आज हम क्या जान रहे हैं? परिमेय संख्या क्या है। तो इससे पहले कि आप परिमेय संख्या के बारे में जानें, कुछ और जो बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल नहीं जिनको पता है उनके लिए बता रहे हैं कि परिमेय संख्या से पहले आपको जानना होगा प्राकृत संख्या क्या है। ठीक है, तो पहले हम चर्चा करेंगे प्राकृत संख्या क्या है। तो जैसा आप जानते हैं कि एक से लेके अनंत तक की संख्याओं को क्या बोलते हैं? एक से लेके इंफिनिटी तक की संख्याओं को प्राकृत संख्या बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है पूर्ण संख्या। दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? सेम जो प्रकृत संख्या है उसमें बस जीरो ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या। से लेके इंफिनिटी तक कोई भी संख्या है इसको हम बोलेंगे पूर्ण संख्या। अब देखिए, कभी कभी कंफ्यूजन क्या होता है, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर। तीसरा एक टर्म क्या है? पूर्णांक। तीसरा एक टर्म क्या है? पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है? इसको पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। तो पूर्णांक होता है क्या? उसमें फर्क बस पूर्ण संख्या पूर्णांक में यही है कि पूर्णांक में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आ जाते हैं। जैसे -1, -2, -3, ये वाले भी पूर्णांक में आएंगे। इसको क्या ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे। और प्लस वाले जो है वो भी आएंगे। तो माइनस से लेके प्लस तक सारी जो पूरी पूरी संख्याएं हैं वो क्या है? वो है हमारी पूर्णांक। तो ये तीन चीज बेसिक के बारे में आप जान गए। अब मैं दूसरा एक टर्म यूज करने जा रहा हूं। देखिए, दूसरा टर्म अब हम आ रहे हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, कि परिमेय संख्या किसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, पहले परिभाषा पे आते हैं। वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसको क्या, जिसे P बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। क्या लिखा जा सके? P बाई क्यू के रूप में। अभी आपको कंफ्यूजन हो रहा है, जब डिटेल बताऊंगा तब आपको समझ आएगा। P बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। जैसे अब आपको कुछ कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक संग 3/5 है। क्या है? 3/5 है। तो इसमें तो सीधा है, P बाई क्यू मतलब क्या? ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर। 3/5 में ऊपर वाला P है, नीचे वाला Q है। तो 3/5 क्या है? परिमेय संख्या है। ऐसे ही कुछ भी मान लीजिए -5/7, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है, P बाई क्यू के रूप में। लेकिन एक इसके साथ कंडीशन है। क्या है? वैसी संख्या जिसे P बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? लेकिन Q जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? Q जीरो नहीं होना चाहिए। मेन कंडीशन क्या है? Q जीरो नहीं होना चाहिए। अब आते हैं इस पे। अब मान लीजिए जैसे आपके नंबर पूछूं कि 5, 5 परिमेय संख्या है कि नहीं। तो अगर आप सिंपल सोचेंगे तो बोलेंगे कि नहीं है, 5 में तो नीचे कुछ है ही नहीं। लेकिन हम 5 को क्या लिख सकते हैं? 5/1। 5/1 का मान भी क्या होता है? 5 ही होता है। तो 5 भी क्या है? परिमेय संख्या है। मतलब जो भी संख्या आप सोच पा रहे हैं, चाहे वो पूरा पूरा हो या बट्टा में हो, भिन्न में हो, वो सारी परिमेय संख्या है, रूट वालों को छोड़कर। जो पूर्ण वर्ग नहीं है उनको छोड़ के। खैर उस पे बाद में आएंगे, अभी हम परिमेय संख्या पे चर्चा कर रहे हैं। अब मान लीजिए, लेकिन बस इस कंडीशन पे ध्यान रखना चाहिए। क्या? अब मैं पूछूं कि जीरो है कि नहीं। जीरो परिमेय संख्या है कि नहीं, बताइए। तो जीरो है, क्यों? क्योंकि जीरो को हम क्या लिख सकते हैं? 0/1 लिख सकते हैं। तो जीरो इसमें क्या, P जीरो है, Q तो जीरो नहीं है। तो ये P बाई क्यू के रूप में लिख पा रहे हैं, तो ये परिमेय संख्या है। अब कौन सा परिमेय संख्या नहीं है? अब मैं आपसे पूछूं कि 1/0, ये बताइए, 1/0 परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो नहीं है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या है?
क्यू जो है वो जीरो है, जबकि परिभाषा क्या कह रहा है कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब 1/0 परिमेय संख्या नहीं है। एक्चुअल में 1/0 को क्या माना गया है, ये गणना नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। और या उसको दूसरे हाई लेवल मैथ में कहेंगे तो 1/0 का मान किसके बराबर होता है, इंफिनिटी के, अनंत के बराबर होता है। एनी हाउ ये परिमेय संख्या नहीं है। किसी भी संख्या के अगर ये नीचे जीरो आ जाएगा तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं है। क्या है, नहीं है। तो ये है बेसिक चीज के बारे में। अब एक और चीज के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्या क्लोजर प्रॉपर्टी या समवर्ग गुण, क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी या समवर्ग गुण। अब इसको आपको जैसे बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए कोई एक संख्या है 3 है, और एक संख्या क्या है 4 है। तीन क्या, अब हम इसको अगर बात करें, तीन क्या है, तीन अगर हम कहें तो पूर्ण संख्या है। तीन क्या है, पूर्ण संख्या है। तीन है पूर्ण संख्या। लेकिन चार है, चार भी क्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। अब आगे अगर मैं 3 + 4 करूं, 3 + 4 करूं तो क्या आएगा, 7 आएगा। सात क्या है, पूर्ण संख्या है या नहीं है, तो है। सात भी क्या है, पूर्ण संख्या है। तो अगर ऐसा है, तीन भी पूर्ण संख्या है, चार भी पूर्ण संख्या है, उनको जोड़ने पे जो 7 आ रहा है वो क्या है, वो भी अगर पूर्ण संख्या है, तो हम कहेंगे कि योग जो है, पूर्ण संख्याओं का योग जो है, दो पूर्ण संख्या को हम जोड़ रहे हैं, वो किस नियम को पालन करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी या समवर्ग गुण। किसको, क्लोजर प्रॉपर्टी, इंग्लिश बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, और हिंदी में बोलते हैं समवर्ग गुण। क्या बोलते हैं, समवर्ग गुण। इसको बोलते हैं समवर्ग गुण। मतलब किसको पालन करता है ये, जोड़ करने पे वो किसको पालन कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी को पालन कर रहा है। क्योंकि दो पूर्ण संख्या है, दोनों को जोड़ रहे हैं, तो वो पूर्ण संख्या ही आ रहा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं 3 - 4 अगर करें तो क्या होगा, बताइए। अगर यही मैं 3 - 4 करूं तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। माइनस एक पूर्ण संख्या है या नहीं है, नहीं है। क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से लेके अनंत तक, उसमें माइनस वाला संख्या नहीं है। तो ये माइनस, ये पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है। अब हम इस पे, मतलब हम क्या कहेंगे कि अगर हम घटाव करेंगे, पूर्ण संख्याओं को अगर घटाएंगे, पूर्ण संख्याओं का जो व्यकलन है अर्थात घटाव जो है, वो किसको, क्लोजर प्रॉपर्टी अर्थात समवर्ग गुण का पालन नहीं करता है। ठीक है। ये हो गया बेसिक। अब धीरे धीरे हम आपको आगे हम इस पे बढ़ेंगे। अब देखिए, अब धनात्मक ऋणात्मक, वही जो चीज मैं बता रहा था, यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि अब हम पूर्ण संख्याओं के बारे में उनके गुण पे चर्चा करेंगे। पूर्ण संख्या क्या है, जीरो से लेकर अनंत तक का जो संख्या है वो पूर्ण संख्या है। अब हम उसके गुण पे चर्चा कर रहे हैं। समृद्ध गुणधर्म बोले या क्या क्लोजर प्रॉपर्टी बोले, दोनों सेम चीज है, उस पे हम अभी चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए, अगर दो पूर्ण संख्याओं का योग, जो मैं अभी आपको बता चुका हूं, मान लीजिए एक 0 है एक 5 है, दोनों को जोड़ेंगे 5 आया। 5 भी क्या है, पूर्ण संख्या है। कोई भी दो पूर्ण संख्या लेके उसको अगर हम जोड़ेंगे, जो उत्तर आएगा वो भी क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। अगर ऐसा है कि पूर्ण संख्या को जोड़ने पे उत्तर पूर्ण संख्या ही होगा, तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत क्या है, समृद्ध है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी या समवर्ग गुण का पालन कर रही हैं। लेकिन हम घटाव के बारे में ऐसा नहीं कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि मान लीजिए अगर 7 - 5 करेंगे तब तो वो पूर्ण संख्या आएगा, लेकिन 5 - 7 अगर हमने कर दिया तो 5 भी पूर्ण संख्या है, 7 भी पूर्ण संख्या है, लेकिन घटाने पे -2 जो आया ये क्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि घटाव जो है, घटाव को हिंदी में व्यवकलन बोलते हैं, व्यवकलन। तो पूर्ण संख्याएं जो है वो घटाव के मामले में समवर्ग नहीं है। क्या है, घटाव करने पे
वो समवर्ग गुण को पालन नहीं करती है। ऐसे ही गुणा के संदर्भ में हम देखेंगे तो 0 × 3 करेंगे, 0 आया, ये पूर्ण संख्या है। ऐसे ही 3 × 7 क्या आया, 21 आया। 3 भी पूर्ण संख्या, 7 भी पूर्ण संख्या, 21 जो उत्तर आया वो भी पूर्ण संख्या। मतलब गुणा भी जो है क्या है, पूर्ण संख्याओं का गुणा जो है वो समवर्ग गुण के अंतर्गत आता है। मतलब दो पूर्ण संख्याओं का गुणा करेंगे तो उत्तर पूर्ण संख्या ही आएगा। अब भाग के बारे में अगर हम ये चर्चा करें तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए 5 एक पूर्ण संख्या है, 8 एक पूर्ण संख्या है। अगर हम दोनों को भाग दे दे, 5/8 क्या आ जाएगा, 5/8। और 5/8 तो पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, पूरा पूरा संख्या हो और माइनस में ना हो। तो मान लीजिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब पूर्ण संख्या है, लेकिन 5/8 तो पूर्ण संख्या नहीं है। ये क्या है, ये तो परिमेय संख्या है या भिन्न है। ये क्या है, भिन्न है। ये पूर्ण संख्या नहीं है, 5/8 बटा में है, पूरा पूरा नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि भाग जो है समवर्ग गुण का पालन नहीं करता है। अब इसी तरह जो मैंने आपको दूसरा चीज बताया था कि पूर्ण संख्या और पूर्णांक में फर्क है। क्या है, फर्क है। क्या फर्क था, पूर्ण संख्या बोल रहे थे किसको, 0 से लेके इनफाइनाइट तक जो भी संख्या है वो पूर्ण संख्या है। पूर्णांक में क्या होगा, 0 से इनफाइनाइट तो होगा ही, माइनस वाला भी जो होगा, -1 से लेके -इंफिनिटी तक, वो भी पूर्णांक में शामिल होगा। तो पूर्णांक में माइनस वाला, प्लस वाला, सारा संख्या शामिल है। तो अब हम इस पे, अब हम जैसे हमने पूर्ण संख्याओं के बारे में देखा कि जोड़ घटाव गुना भाग में क्या हो रहा है, वैसे ही हम पूर्णांक के बारे में देखेंगे। तो अब पूर्णांक का योग क्या करता है, देखिए। मान लीजिए कोई भी दो हमने पूर्णांक ले लिया, -6 एक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है। 5 जो है एक धनात्मक पूर्णांक है। इन दोनों को जोड़ा तो उत्तर क्या आया, -1 आया। ये भी क्या है, पूर्णांक है। कोई भी माइनस वाला, प्लस वाला, पूरा पूरा जो भी अंक होगा वो सारा क्या है, पूर्णांक है। पूर्ण नहीं है सारा, लेकिन पूर्णांक है। तो अब क्या कर रहे हैं, दो अगर पूर्णांकों को जोड़ रहे हैं तो वो क्या आ रहा है, पूर्णांक ही आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांक योग के अंतर्गत क्या है, समृद्ध है या क्लोजर प्रॉपर्टी को। अब घटाव में भी वही होगा कि 7-5 घटाइए या 5-7 घटाइए, उत्तर चाहे प्लस में आए या माइनस में आए, दोनों तो पूर्णांक है। -2 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है। तो इसलिए घटाव के मामले में भी ये पालन करता है किसका, व्यकलन के अंतर्गत समृद्ध है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन हो रहा है। गुना में भी सेम चीज है, भाग में नहीं होगा। क्या होगा, भाग में नहीं होगा। क्यों, क्योंकि भाग में वही प्रॉब्लम आएगा। 5 और 8 को भाग देंगे, 5/8 आया। ये तो पूर्णांक नहीं है, पूरा पूरा अंक नहीं है। तो इस तरह से पूर्णांक भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। अब परिमेय संख्या पे चर्चा कर रहा है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ऐसा संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक हो और q 0 नहीं हो। क्या है, p और q पूर्णांक है और q 0 नहीं है। ऊपर वाला और नीचे वाला पूरा पूरा अंक होना चाहिए और नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। जैसे उदाहरण देके उसने बता रहा है, -2/3, 6/7, 9/-5। ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। बस एक बार जिसके नीचे 0 आ जाएगा वो परिमेय संख्या नहीं। अब कह रहा है कि मान लीजिए दो परिमेय संख्या को हम जोड़ेंगे तो वो परिमेय आएगा कि नहीं, तो जोड़ के देखिए, जोड़ने पे भी क्या आएगा, परिमेय संख्या आ रहा है। ठीक, अब हम इसके वो करके अपना दिखा रहा है, आप खुद गुना करके भी देखेंगे। दो परिमेय संख्या कुछ भी है, उनको गुना करेंगे, जो भी उत्तर आएगा वो क्या है, 6/35 भी परिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम इन सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब लेकिन भाग के मामले में क्या है, a/0 परिभाषित नहीं है। मतलब किसी भी संख्या को 0 से भाग देंगे तो वो परिभाषित नहीं है। तो इसलिए भाग को छोड़ के बाकी सारा केस में वो क्या हो रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है। अब ये उसी को पूछ रहा है कि परिमेय संख्या योग के मामले में क्या है, समृद्ध क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, घटाव में भी कर रही है, गुणा में भी कर रही है, भाग में नहीं कर रही है।
पूर्णांक में भी यही देखा था, तो ये सब आप भर सकते हैं। अब हम आते हैं एक दूसरे प्रॉपर्टी के बारे में, जिसको बोलते हैं क्रम विनिमय। क्या बोलते हैं? क्रम विनिमय। जैसा आप जानते हैं, नाम से ही क्लियर है, क्या है क्रम विनिमय, मतलब क्रम को बदल। जैसे मैं आपको समझा रहा, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया 2 जोड़ 3, तो इसका मान कुछ आएगा, मान लीजिए क्या आएगा, 5 आया। अब मैं क्या कर दे रहा हूँ, क्रम बदल दे रहा हूँ। पहले में मैंने क्या जोड़ा था, 2 जोड़ 3 जोड़ा था, अब मैं उनका पोजीशन चेंज कर दे रहा हूँ, 3 जोड़ 2 कर दे रहा हूँ। 3 जोड़ 2 क्या होगा, ये भी क्या आएगा, 5 आएगा। तो अब हम क्या कह सकते हैं, इस गुण को क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय। अगर क्रम बदलने के गुण को हम क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय। जैसे 2 जोड़ 3 का मान है, वो किसके बराबर आ रहा है, 3 जोड़ 2 के बराबर आ रहा है। तो हम योग में देख रहे हैं, योग में क्या हो रहा है, योग के कंडीशन में दोनों बराबर आ रहे हैं। हम चाहे आगे पीछे कैसे भी करके जोड़ें, 2 जोड़ 3 करें या 3 जोड़ 2 करें, ये दोनों कंडीशन में आंसर 5 आ रहा है। तो जैसे हम बाकी इसमें कह रहे थे, इसमें भी कह सकते हैं क्या, कि जो योग है, किसका, क्रम विनिमय जो है वो किसका, योग के मामले में, योग के मामले में क्रम विनिमय नियम लागू हो रहा है। क्या हो रहा है, क्रम विनिमय नियम लागू हो रहा है। जो जोड़ के मामले में 2 जोड़ 3 जोड़े या 3 जोड़ 2 जोड़े, तो दोनों बराबर आ रहे हैं, मतलब योग के मामले में क्रम विनिमय नियम ठीक चलता है। आगे पीछे करके जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अभी अब हम घटाव के केस में देखते हैं। मान लीजिए 2 और 3 को घटाना है, क्या आएगा, -1 आएगा। लेकिन वही उल्टा कर दीजिए, 3 में से 2 घटाइए, क्या आया, 1 आया। दोनों बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। यहाँ आ रहा है -1, यहाँ आ रहा है 1। तो घटाव के मामले में क्या है, घटाव जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। अब हम आते हैं वापस इन पे, वही क्रम विनिमय के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि घटाव गुना के मामले में क्या होगा, गुना के मामले में करेगा, भाग के मामले में फिर नहीं करेगा। तो इस तरह से हम, वो आपको उदाहरण देके दिखा रहा है कि परिमेय संख्या में कैसे क्रम विनिमय होगा, किस केस में क्रम विनिमय नहीं होगा। ठीक है। अब साहचर्य के हम किस पे बात कर रहे हैं, अब हम एक दूसरे गुण का बात कर रहे हैं, साहचर्य गुण, साहचर्य एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं। जैसे हम क्या करें, मान लीजिए A × B × C का केस, जैसे मान लीजिए 2 है, गुने में हम क्या कर दें, 2 गुने, फिर हम क्या ले लें, 3 × 4 कर लें। 2 गुने मान लीजिए हमने क्या कर दिया, 3 × 4 कर दिया। इसका मान निकालिए, क्या आएगा, 2 × 3 = 6 × 4 = 24। अब हम क्या कर दे रहे हैं, पलट के देखेंगे। इस केस में हमने क्या किया है, 3 और 4 को एक साथ लिया है। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कैसे लेंगे, अब इन दोनों को लिया था, अब इन दोनों को लेके देखेंगे। 2 × 3 को एक साथ लेंगे, ठीक है, और फिर गुने में 4 को अलग लेंगे। क्या करेंगे, 4 को अलग लेंगे, 4 को अलग लेंगे। अब देखेंगे कि इसका मान सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप करके देखिए, चाहे आगे पीछे कैसे भी करिए, मान तो गुना करेंगे तो सेम ही आएगा। तो ये किस मामले में फॉलो कर रहा है, ये गुना के मामले में फॉलो कर रहा है। इसी तरह आपको बाकी मामले में चेक करना है, किसके मामले में कर रहा है, किसके मामले में नहीं कर रहा है। घटाव में वैसा करने से नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप क्या कर लेंगे, मान लीजिए मैं आपको दिखा रहा हूं, 2 - 3, ठीक है, ऐसे आप ले अगर, और फिर -4 करें, इसका मान निकालें, और फिर आप क्या करें, इधर 2 को साइड रख के -3 - 4 ऐसे करके निकालें।
फिर आप देखेंगे कि उसमें बराबर नहीं आ रहा है। तो इस तरह से हमें चेक करना है कि किस कंडीशन में आ रहा है, किस कंडीशन में नहीं आ रहा है। ठीक, ये सब हमें पूर्णांक ये सब पे हमें चर्चा करना है। अब हम आगे देखते हैं। अब ये तो गुना भाग ये है, इसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं अब मेन चीज पे, अब एक चौथा प्रॉपर्टी है बंटन नियम। क्या है? बंटन नियम। वो छूट गया, वो भी मैं आपको बता देता। बंटन नियम क्या कहता है? उसको बोलते हैं बंटन नियम या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये क्या होता है? मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि दो गुने और ब्रैकेट में हम ले मान लीजिए 3 + 4। अब इसका मान क्या होगा एक्चुअल में? तो इसका मान कैसे हम निकालते हैं? इसका मान होता है 2 × 3, फिर क्या है, जोड़ 2 × फिर 4 × 4। अब ये करके देखिए दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। 3 और 4 7 दूना ये क्या आया? 14। इधर भी 2 × 3 = 6, जोड़ 2 × 8 4 8 6 और 8 14। तो बंटन नियम किसको बोलते हैं? A × B + C। अगर किसके? A × B + C जो होगा वो किसके इक्वल होगा? वो होगा A × B + A × C। ये इसके इक्वल होता है। इस नियम को हम बोलते हैं बंटन नियम। ठीक, अब इस तरह से हमें इन सब प्रॉपर्टी का यूज करके कैसे हम, प्रॉपर्टी है बंटन नियम। क्या है? बंटन नियम। वो छूट गया, वो भी मैं आपको बता देता। बंटन नियम क्या कहता है? उसको बोलते हैं बंटन नियम या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये क्या होता है? मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि दो गुने और ब्रैकेट में हम ले मान लीजिए 3 + 4। अब इसका मान क्या होगा एक्चुअल में? तो इसका मान कैसे हम निकालते हैं? इसका मान होता है 2 × 3, फिर क्या है, जोड़ 2 × फिर 4 × 4। अब ये करके देखिए दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। 3 और 4 7 दूना ये क्या आया? 14। इधर भी 2 × 3 = 6, जोड़ 2 × 8 4 8 6 और 8 14। तो बंटन नियम किसको बोलते हैं? A × B + C। अगर किसके? A × B + C जो होगा वो किसके इक्वल होगा? वो होगा A × B + A × C। ये इसके इक्वल होता है। इस नियम को हम बोलते हैं बंटन नियम। और टॉपिक पे चर्चा करते हैं, योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम, इन दोनों पे चर्चा करेंगे। अब मान लीजिए 3 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 में क्या जोड़ने पे क्या आएगा? 3 में क्या जोड़ने पे 0 आएगा? क्या आएगा? 3 में क्या जोड़ने पर 0 आएगा? ठीक है, तो इसका आप क्या उत्तर देंगे बताइए। 3 में क्या जोड़ने पे 0 आएगा? तो 3 में अगर हम -3 जोड़ दें, क्या कर दें, -3 जोड़ दें, तो वो क्या हो जाएगा? 3 - 3 0 हो जाएगा। तो 3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -3 होगा। ऐसी कोई भी संख्या जिसमें दूसरे संख्या को जोड़ने पे वो 0 आ जाए, तो एक संख्या को दूसरे का योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं।
जैसे अगर मैं पूछूं आपको उल्टा करूं, -2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -2 में क्या जोड़ने पे 0 आएगा? तो ऑब्वियस है कि -2 में 2 जोड़ने पे 0 आएगा। तो ये क्या होगा? -2 का योगात्मक प्रतिलोम 2 होगा। ऐसे ही आप किसी भी संख्या का आपसे पूछा जाए, अगर माइनस में वो संख्या है तो प्लस करके आंसर बताना है, प्लस में पूछे तो माइनस करके। जैसे 10 का योगात्मक प्रतिलोम -10, -10 का योगात्मक प्रतिलोम +10। अब एक और टर्म आता है गुणात्मक प्रतिलोम। क्या आता है? गुणात्मक प्रतिलोम। अब अगला टर्म है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम किसको बोलते हैं? अब जैसे उदाहरण से आपको समझाता हूं, इससे ज्यादा। अब मैं आपसे पूछूं कि एक संख्या 3 है, 3 में किससे गुना करने पे 1 आ जाएगा? 3 में ऐसा कौन संख्या है जिससे 3 में गुना करने पे वो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब बताइए। तो 3 में अगर मैं किससे 1/3 से गुना कर दूं तो क्या आएगा? 1 आएगा। 3 3 कट जाएगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम उस संख्या को बोलते हैं जी, दोनों संख्या गुणा करने पे अगर 1 आ जाए तो एक संख्या को दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं। ठीक। अब इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी का भी पूछे आपसे -4 का क्या होगा? बताइए। -4 में किससे गुना करने पे 1 आएगा? तो ऑब्वियस है, माइनस माइनस प्लस होता है, -1/4 होगा इसका गुणात्मक प्रतिलोम। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो उल्टा कर देना है। सिंपल गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करना है? उल्टा करके आपको बता देना है। ठीक है। 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछेंगे तो 2/1 हो जाएगा या 2 हो जाएगा। 1/2 में अगर 2 से गुना करेंगे तो 1 आएगा। ये सब टॉपिक आज के लिए है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।